हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक मिश्रा और आप मुझे सुन रहे हैं स्टडी आईएएस पर। जैसा कि मैंने कहा था कि आज संडे है, आज क्विज होने वाला है, सो क्विज देने के लिए तैयार हो जाइए। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी कम इन फ्रंट ऑफ यू गाइस, दिस। सो सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर, आपके ऑप्शंस हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सेकेंड कैबिनेट मिशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 एंड द पीपल ऑफ इंडिया। तो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में लिख करके कि इसका सही आंसर क्या होगा। सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सेकंड कैबिनेट मिशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और पीपल ऑफ इंडिया। सो गाइस, इसका सही आंसर होगा पीपल ऑफ इंडिया। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, द प्रीएम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। आप जानते होंगे वी द पीपल ऑफ इंडिया से इसकी शुरुआत होती है। इट स्टार्ट फ्रॉम वी द पीपल ऑफ इंडिया एंड द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर इज पीपल ऑफ इंडिया। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what was the status of India when the Constitution of India enforced on 26th of Jan 1950? आपके ऑप्शंस हैं सोवरेन रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, sovereign socialist republic and sovereign democratic republic. What was the status of India when the Constitution of India enforced on 26th of Jan 1950? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए सोवरेन रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन सोशलिस्ट रिपब्लिक और सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो गाइज इसका सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर है सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। India when the Constitution of India, the status of India when the Constitution of India enforced on 26th of Jan 1950, that time the status of India was sovereign democratic republic and आज भी यही चल रहा है। ठीक है, now third question, which one of the following statement is incorrect? यहाँ पे कीवर्ड याद रखना, which one of the following statement is incorrect? आपके ऑप्शंस हैं the objective resolution by the Jawaharlal Nehru finally became the preamble. Second one, preamble cannot be amended. Third one, preamble is a justiciable in nature. Fourth one, preamble added in the beginning of the constitution. जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट है। आपके पास ऑप्शन है ए 1 एंड 3, बी 1 2 एंड 4, सी ओनली 3 और डी 2 एंड 4। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 एंड 4। एज यू ऑल नो, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज इंट्रोड्यूस्ड बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन 13th of October 1946 एंड वाज यूनानिमसली अडॉप्टेड, सर्वसम्मति से अडॉप्ट कर लिया गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जनवरी 1947। तो इसका सही आंसर है 2 एंड 4, यानी प्रीएम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड एंड प्रीएम्बल एडेड इन द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब आपको ये चीज मैंने पहले ही बताया था कि प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड, और एक बार अमेंड हुआ भी है 1976 में, और प्रीएम्बल एडेड इन द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये स्टेटमेंट गलत है। प्रीएम्बल एडेड इन द लास्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लास्ट में ऐड किया गया था, ये मैंने आपको उस लेक्चर में बताया भी था। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। द वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी was added in the Constitution of India by which amendment? आपके ऑप्शंस हैं 44th amendment, 78th amendment, 74th amendment और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इसमें सही आंसर कौन सा होगा। द वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वाज एडेड इन विच वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट?
तो इसका सही आंसर है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। अभी मैंने बताया, पहले भी मैंने बताया था कि 1976 में बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंदिरा गांधी गवर्नमेंट was added the word socialist, secular and integrity in the preamble of the Constitution of India. ठीक है, तो इसका सही आंसर है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। नाउ क्वेश्चन 5। India was the dominion of the British until the 15th of August 1949. Second, Pakistan was the dominion of the British until the 15th of August 1956. And third one, Indians and Pakistan were dominion of the British till the 15th of August 1949. Select the correct statement or statements from the options given below. आपके ऑप्शंस हैं only 2, second 1, 2, 3, 2 and 3, and all are correct. So guys, इसका सही आंसर है only 2. Only Pakistan was the dominion of the British until the 15th of August 1956. ठीक है, and India was the dominion of the Britain only the till 25th of January 1950. Like the Constitution of India got enforced, which acknowledged India to be a sovereign republic. जब तक कि हमारा संविधान नहीं बना, सिर्फ हम तभी तक के लिए डोमिनियन स्टेट थे ब्रिटेन के। 26th of Jan से हम सोवरेन और रिपब्लिक कंट्री बन चुके थे आफ्टर द एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। The Union Power Committee headed by the Jawaharlal Nehru envisaged for a federal structure with a strong union government. And the second one, the low level of development in Indian society was one of the reasons for a federal structure with a strong center. Select the correct statement or statements from the option given below. आपके options हैं only 2, only 3, 1 and 2 both and none of the above. जल्दी से बताइए which one of the statement is correct. तो सही आंसर है यहाँ पे only 2. सो हमारे यहाँ डेवलपमेंट बहुत कम था, डेवलपमेंट लेवल बहुत ही लो था, और इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ऐसा प्रोविजन बनाया जिसमें सेंट्रल यानी ऐसा फेडरल स्ट्रक्चर बनाया जहां सेंटर स्ट्रांग है। एंड जवाहरलाल नेहरू headed the committee on a union power which submitted the report with the recommendation of the rather limited powers to the union. But partition of India changed the mindset of assembly members and it's preferred a federal structure with a strong center. जवाहरलाल नेहरू की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई गई थी यूनियन पावर की, जिसमें उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की कि लिमिटेड पावर्स होनी चाहिए यूनियन के पास। लेकिन जब पार्टीशन हो गया इंडिया का, पाकिस्तान बट गया, तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक ऐसा माइंडसेट बनाया गया कि कहीं और भी इसके पार्ट ना हो जाए, कहीं और भी हमारा देश पार्ट्स में ना डिवाइड हो जाए। इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाने की जरूरत है, और इसलिए इन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर इस हिसाब से बनाया जहां सेंटर के पास ज्यादा पावर्स होंगी, एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा जिससे हमारा देश यूनाइट रहे, डिवाइड ना हो। ठीक है ना, तो ये इसके रीजंस थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। Which one of the following liberties is secured to the citizens of India in the preamble? Thoughts, expression, belief, faith and worship. Thoughts, expression, belief and faith. Expression, belief, faith and worship. Thoughts, expression, faith and worship. हमारे प्रियम्बल में कौन सी लिबर्टीज को सिक्योर किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। जैसा कि आप सभी यहां देख सकते हैं प्रियम्बल में कि दिस इज द लिबर्टी
liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship. This is the exact word is mentioned in the preamble. So इसका आंसर होगा A, liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship. ठीक है. So the next question is question number 8. Which one of the following features of a regulating act of 1773? Statement first, it is provided for the establishment of the Supreme Court at Calcutta, 1774. Statement 2, it created the Executive Council for the Governor General of Bengal. It made the Governor of the Bombay and Madras presidencies subordinates to the Governor General of Bengal. And the fourth one, it established the Board of Control for managing the political affairs. आपके options हैं only 2 and 3 and 4, only 1, 3 and 4, only 1, 2 and 3, and the fourth one, all of the above. So इसका सही आंसर है C, only 1, 2 and 3. देखो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी. आप सभी को मालूम होगा 1774 में सुप्रीम कोर्ट बना था. 4 जजेस के साथ सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया था कलकत्ता में. साथ ही साथ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था. द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, जैसा कि आप सभी जानते हैं. और बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट कर दिया गया था टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर मैनेजिंग द पॉलिटिकल अफेयर्स इसे बनाया गया था पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में, ना कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में. ठीक है, तो यहां पे आंसर है ओनली 1, 2 and 3. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 says which one of the following is the true regarding the Morley-Minto reform? So the first statement is Satyendra Prasad Sinha became the first Indian to join the Viceroy's Executive Council. And the second statement, the reforms introduced a separate electorate. आपके ऑप्शंस हैं only 1, only 2, both 1 and 2, neither 1 nor 2. जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर क्या होगा. Which one of the following is true regarding the Morley-Minto reforms? तो दोस्तों इसका सही आंसर है C, both 1 and 2. As you all know, Morley-Minto reform was basically the Indian Council Act of 1909, in which the Satyendra Prasad Sinha was the first Indian who joined the Viceroy's Executive Council. And also the Morley-Minto reform is known for the reforms where they introduced a separate electorates. जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने बताया भी था, लॉर्ड मिंटो इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ अ कम्युनल इलेक्टोरेट. इन्होंने मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया था और इसीलिए लॉर्ड मिंटो इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन. याद करो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इसी ने अपनाई थी. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. Who was the first governor general of a dominion of India? यहां पे याद रखना कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है. Who was the first governor general of dominion of India? आपके ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैलिव, लॉर्ड कैनिंग एंड लॉर्ड माउंटबेटन. तो इसका सही आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन. जी हां, यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया. याद करो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, जिसमें इंडिया को डोमिनियन स्टेट का स्टेटस मिला था और उस समय हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड माउंटबेटन. ठीक है, इसका आंसर होगा डी. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. According to the Supreme Court of India, the aim of democratic socialism is end poverty, end of diseases and ignorance, end of inequalities of opportunities. आपके ऑप्शंस है only 1, 1 and 2, all of the above and none of the above.
According to Supreme Court of India, the aim of democratic socialism is. तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ऑल ऑफ द अबव. According to the Supreme Court of India, the aim of democratic socialism is to end poverty, diseases, ignorance, inequalities of opportunity. मैंने उस लेक्चर में बताया भी था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर कमेंट किया था, और सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डेमोक्रेटिक सोशलिज्म मींस टू एलिमिनेट और एंड ऑफ पॉवर्टी, diseases, ignorance, and inequalities of opportunity. Now, question number 12 says, which one of the following objective is not embodied in the preamble to the Constitution of India? ध्यान से क्वेश्चन को दो बार पढ़ो, आराम से पढ़ो और इसका आंसर दो. Which one of the following objective is not embodied in the preamble of the Constitution of India? आपके ऑप्शंस हैं लिबर्टी ऑफ थॉट्स, इकोनॉमिक लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, एंड नन ऑफ द अबव. तो इसका आंसर है इकोनॉमिक लिबर्टी. एज यू कैन सी, दिस इज द प्रीएम्बल, जहां पे आप देख सकते हैं लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप. ठीक है, यहाँ पे कहीं भी इकोनॉमिक लिबर्टी की बात नहीं की गई है. ठीक है, तो इसका आंसर होगा लिबर्टी, इकोनॉमिक लिबर्टी. आंसर बी, इन ऑप्शंस में इकोनॉमिक लिबर्टी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, विच इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 सेज, the mind of the makers of the Indian Constitution is reflected in which of the following? Options are preamble, fundamental rights, fundamental duties, and directive principles of the state policies. तो जल्दी से बताइए इसमें कौन सा सही होगा. The mind of a makers of Indian Constitution is reflected in which one of the following? Preamble, fundamental rights, fundamental duties, and directive principle of the state policy. तो इसका आंसर है प्रियम्बल. ऑफ कोर्स प्रियम्बल. एक हमारा 1958 में एक केस हुआ था, बेरूवारी यूनियन केस, और उसी केस में, बेरूवारी केस में, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, द प्रियम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच में शो द जनरल पर्पस ऑफ विच they made several provisions in the constitution. Preamble sets the objectives, guiding principles and the philosophy of Indian constitution. तो इसका आंसर है preamble. ठीक है, now coming to the next question, question number 14. Question number 14 says, economic justice as one of the objective of the Indian constitution has been provided in. आपके ऑप्शंस हैं preamble and fundamental rights, fundamental duties, preamble and the DPSP, and none of the above. तो इसका सही आंसर है प्रियम्बल एंड डीपीएसपी. जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल और डीपीएसपी के थ्रू इकोनॉमिक जस्टिस की बात कही है. इकोनॉमिक जस्टिस इंडिकेट्स द एब्सेंस ऑफ, मैंने पहले भी बताया था, इकोनॉमिक जस्टिस इंडिकेट्स द एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी, एंड एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटीज ड्यू टू इकोनॉमिक फैक्टर. ठीक है ना. एंड देयर आर आर्टिकल 38 हु टॉक्स अबाउट द justice of three kinds: social, economic, political, and talks about the welfare state in the directive principle of the state policy. So directive principle of state policy and the preamble of the constitution of India secure talks about the economic justice. ठीक है ना. Coming to the next question, question number 15. Now question number 15 says, social justice denotes the preamble of the Indian Constitution. आपके ऑप्शंस हैं equality in the public office, equal treatment of all citizens without any discrimination based on caste, color, race, religion, sex, and option number C, both A and B, and none of the above. Social justice denotes in the preamble of the Indian Constitution. तो इसका आंसर है सी, बोथ.
मैंने पहले भी बताया था, सोशल जस्टिस मीन्स वेयर द citizens are treated equally without any discrimination on the basis of caste, color, race, religion, sex, and every public office is open to all of citizens without any discrimination. So here the correct answer is both A and B. Coming to the next question, question number 16, which says, which part of the Indian Constitution has been described as the soul of the Constitution? Fundamental rights, preamble, rights to the constitutional remedies, and the directive principles of the state policy. So my dear friends, इसका आंसर है preamble. Soul and heart of the constitution is the preamble. मैंने पहले भी बताया था. It is also known as the lighthouse or identification card of Constitution of India. के एम मुंशी जो कि हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने कहा भी था कि इट इज अ हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. दिस इज द की वर्ड ऑफ अ प्रीएम्बल. ठीक है. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 सेज, which act of the British Parliament abolished the East Indian Company monopoly over the trade in India? Which one of the following abolished the East Indian Company monopoly over trade in India? आपके ऑप्शंस हैं रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एंड नन ऑफ द अबव. सो माय डियर फ्रेंड, इसका आंसर है चार्टर एक्ट ऑफ 1813. So the question number 18 says, match the following list A with the list B. Select correct one. So list A कहता है establishment of board of control, establishment of Supreme Court, appointment of law member in the Governance General Council, and the list B कहता है Regulating Act of 1773, Pitt's India Act 1784, Charter Act of 1833. So in the given code, you have to select the correct match. तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी. बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब बना था? पिट्स इंडिया एक्ट में, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बना था. याद करो, मैंने बताया था बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल और बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर बना था. बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स बना था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर कमर्शियल अफेयर. फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट अभी मैंने बताया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बना था. और जो अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर इन द गवर्नेंस जनरल ऑफ काउंसिल, ये चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में बना था. ठीक है. Now coming to the next question, question number 19, which says, in the context of the Indian history, the Diarchy's principle refers to. आपके ऑप्शंस हैं इंट्रोडक्शन टू द डबल गवर्नमेंट लाइक सेंटर एंड स्टेट, division of the central legislature into the two houses, division of the subjects delegated to the provinces into the two categories, and the fourth one is the all of the above. सो माय डियर फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू द टू कैटेगरीज. मैंने पहले भी बताया था डायरची मतलब ड्यूअल गवर्नमेंट, मतलब दोहरा प्रशासन, जहां इन्होंने दो लिस्ट बनाई थी, प्रोविंशियल लिस्ट बनाई थी, जिसमें एक ट्रांसफर सब्जेक्ट था और एक रिजर्व सब्जेक्ट. ठीक है ना. उसमें भी रिजर्व सब्जेक्ट वायसराय के अंडर में थी. तो ये था इसका करेक्ट आंसर, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस into the two categories. ठीक है. Now coming to the next and the last question for the day, question number 20, which says the distribution of the powers between the center and the states as in the Constitution of India is based on which one of the following? आपके ऑप्शंस हैं मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 and the government of India, sorry माफ कीजिएगा यहाँ इफ हो गया है, so government of India act of 1935.
सो माय डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, जहां भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिला था। कुछ और स्टेट्स में बाइकैमरलिज्म सिस्टम को स्टैब्लिश किया गया था। सेंटर और स्टेट्स के बीच में लिस्ट बनाई गई थी, पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। सो दिस वाज द फाइनल स्टेप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, एज यू ऑल नो। सो इसका आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ये जैसा मैंने अभी बताया, इट रिप्लेस द डायरची सिस्टम and divided the legislative powers between the center and state. So thank you for participating in this quiz, and if you have any doubts, so please comment. तो मिलते हैं on the next lecture of crash course on Indian polity. Bye bye.